सभी साथियों को राहुल कांकरन का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा हमने आपसे आज प्रॉमिस किया था कि आज शाम 6:30 बजे हम आपके बीच, आपके समक्ष, आपके आगे अंग्रेजी की डेमो क्लास लेकर आएंगे और उसी प्रॉमिस के तहत हम अपनी अंग्रेजी की डेमो क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं। चलो, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप मेरा ये वीडियो अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कराएं भी, और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख के दें, कमेंट भी भेजें कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, या मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, या आपको और किस तरीके से चाहिए, मैं आपको कैसे पढ़ाऊं। तो जैसे भी आपका जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजें। तो आज मुझे ये भी डर नहीं है कि मुझे क्लास 3 मिनट के अंदर ही शॉर्ट वीडियो बनानी है, नहीं ना, लंबी हो जाए, कितनी भी लंबी हो जाए, डोंट वरी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कुल मिला के मेरा उद्देश्य है आपको अच्छे से समझाना, बात खत्म। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। CTET 2025-26 इंग्लिश क्लास, जो होगी आपकी डेमो। डेमो बोले तो डेमो का मतलब समझते हैं, प्रदर्शन। डेमो मीन्स प्रदर्शन। तो हम प्रयास ये करेंगे कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएं, बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं में पढ़ाएं, द्विभाषी भाषा का हम प्रयोग करें। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए, तो आज हम चर्चा करेंगे, और आपके पेपर में कोई भी भाषा आए, हिंदी आए, अंग्रेजी आए, संस्कृत आए, यानी और भी कोई भाषा आए, सभी भाषाओं का जो मूल स्ट्रक्चर है ना, मूल ढांचा जो है वो एक जैसा ही है। भाषा समझने का या सीखने के चरण जो होते हैं वो सभी के समान है, बस केवल उनमें जो अंतर होता है आपका, वो अंतर होता है केवल और केवल भाषा का। कोई किसी तरीके से बोली जा रही है, कोई किसी तरीके से बोली जा रही है, बस ये अंतर है। बाकी इसका जो मूल ढांचा है, मूल तरीका है समझने का, ग्रहण करने का या अभिव्यक्त करने का, वो सभी का एक जैसा ही है। अगर आप किसी एक लैंग्वेज का पेडागोजी या कंटेंट अच्छे से समझ लेते हैं तो निश्चित ही आप उसे दूसरी भी भाषा में यूज कर सकते हैं बिना टेंशन। ये मैं कह रहा हूं। और सुनिए, मेरा टैग वर्ड भी है, टैग लाइन भी है, ना रटने दूंगा ना रटाऊंगा, फिर भी भूल के दिखाना, ये हमारा चैलेंज है आपके लिए। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज। लैंग्वेज बोले तो भाषा, भाषा, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है आज के समय में। ठीक, तो लैंग्वेज कहते किसे हैं भाई? देखिए, लैंग्वेज इज अ मीडियम। किस चीज का मीडियम है? भाषा किस चीज का माध्यम है भाई? देखिए, आइडियाज यानी कि विचार। आइडियाज मीन्स विचार, थॉट्स एंड फीलिंग्स यानी अनुभव, जो आप अनुभव करते हैं। तो हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए, अब मान चलिए मुझे किसी को कोई बात समझानी है तो बोल के समझाऊंगा ना, या मुझे समझनी है सुन के समझूंगा ना, समझ गए ना। तो अभिव्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का यानी बोलने का, बोल के समझाने का। ठीक, तो अब आते हैं हम अपने मूल टॉपिक की तरफ। अभिव्यक्ति का वह माध्यम भाषा कहलाती है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान या लेन देन करते हैं। लेन देन समझने के लिए समझा रहा हूं, बस ये समझ लेना। अब देखिए, लैंग्वेज आप समझ गए, अभिव्यक्ति का माध्यम होता है लैंग्वेज, अपने विचारों को भेजने का या किसी के विचारों को समझने का माध्यम होता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की कितनी फॉर्म होती है भाई? हाँ, कितनी फॉर्म होती है भाई? फॉर्म। तो इसकी फॉर्म होती है थ्री। कौन कौन सी? ओरल लैंग्वेज। अब आप ये कहेंगे ऐसे क्यों लिख रखे? शॉर्ट में लिख रखा है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड थोड़ी मेरा छोटा है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। तो यहाँ आपका, आप समझ लीजिए, यहाँ आएगा आपका ओरल लैंग्वेज। सॉरी, ओरल लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा। पहला होता है ओरल लैंग्वेज, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा, तीसरा होता है साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। अब देखिए, ओरल लैंग्वेज कौन सी है? जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, ये हो गई आपकी ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज के बाद आती है आपकी रिटन लैंग्वेज, जो लिखित लैंग्वेज होती है, लिखित भाषा जो होती है उसे कहते हैं रिटन लैंग्वेज। तीसरी होती है साइन लैंग्वेज। देखो, ओरल लैंग्वेज भी नहीं है, रिटन लैंग्वेज भी नहीं है, कोई बंदा सुन नहीं पा रहा है,
या देख नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इशारा करते हैं ना, ऐसे छू के बता दें इधर चला जा, या हम इशारा, या सुन नहीं पा रहा तो हम इशारा कर दें, तो वो समझ जाएगा ना बैठने के लिए बोल रहा है। या कोई बैठा हुआ मैं कह दूँ उससे खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, या मैं उससे कहूँ तो समझ जाएगा ना मुझे बुला रहा है। या मैं आपको कोई भी कोण समझाना चाह रहा हूँ गणित के तहत, या 180 डिग्री का कोण मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि 180 का कोण बन गया जी, ये जो कोण बना यहाँ ये 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का कोण बन गया मेरे बीच में, हाथ सीधे कर दिया मैंने इस करके। या 90 डिग्री का बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इशारे से बता रहा हूँ ना। तो सांकेतिक भाषा आजकल आपने देखी सोशल मीडिया पे चल रही है, जैसे इमोजीज होती है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई कैसी भी है, तो वो भी साइन लैंग्वेज के तहत ही आती है। इमोजी के द्वारा भी हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं अपने विचार इमोजीज के द्वारा। तो इमोजी के द्वारा भी हम जो है उस जो इमोजी है वो आपकी साइन लैंग्वेज के तहत आती है। तो आप साइन लैंग्वेज समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अंग्रेजी या किसी भी भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी लैंग्वेज के स्किल्स, यानी भाषा के कौशल। भाषा के कौशल किसे कहते हैं भाई? कौशल किसी का नाम है कि नहीं जी, कौशल कहते हैं आपके हुनर को। हुनर, हुनरबंद कैसे हैं आप? तो कौशल मीन्स हुनर, हुनर को ही कौशल कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं स्किल्स। और किसी भी भाषा के चार कौशल होते हैं, चार। एक और होता है पांचवा, वो हम आपको तब बताएंगे जब हम आपकी विधिवत रूप से अंग्रेजी के बाद हिंदी की क्लास लेंगे। पांचवा वो बताएंगे, इतना मुख्य नहीं है पर वो भी पढ़ा जाता है, कभी कभी मिल जाएगा आपको, पूछ भी लिया गया एक बार। लेकिन जो मुख्य कौशल है लैंग्वेज के, जो मुख्य आधार है, जो मुख्य कौशल है, वो केवल चार है साहब। चार कौन कौन से हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है, फोर। ये फोर तो ये फोर है जो फोर बना हुआ, फोर जो लिखे हुए हैं, इसका फॉर्मूला ये है LSRW। LSRW का मतलब क्या है, ये कैसे याद करेंगे भैया? मान लीजिए इसको किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए, जैसे मैंने याद किया था, लाओ सभी राम वाले। लाओ सभी राम वाले, क्या लाओ? लाओ सभी राम वाले, क्या लाओ? लाओ सभी राम वाले मंदिर के लिए फूल लाओ। लाओ सभी राम वाले कौन व्यक्ति? फूल लाओ। तो इस फॉर्मूले के तहत आप इसको याद कर सकते हैं। लाओ सभी राम वाले फूल, फूल से हमने एफ निकाल लिया तो एफ से फोर बनता है, तो फोर से आप ये समझ लीजिए कि चार इसके कौशल होते हैं। तो मैं इसको आपको लिख के भी समझा सकता हूं, जैसे लाओ सभी राम वाले फूल। तो देखिए, लाओ सभी राम वाले फूल, तो इस एल को मान लीजिए, इस लाओ को मान लीजिए आप ये वाला आइल, और एस को मान लीजिए ये वाला सभी, और आर को मान लीजिए राम, जय श्री राम प्रभु, और डब्लू को मान लीजिए वाले, वाले, और फूल का जो एफ है इसे मान लीजिए आप फोर, फोर बोले तो चार। तो भाषा के जो मूलभूत कौशल है वो है आपके चार। ये समझाने के लिए मैंने ट्रिक यूज किया, आप कोई और भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस कुल मिला के आपको ये याद होना चाहिए, और मुझे लग रहा है इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं होगी। लाओ सभी राम वाले फूल जिन्हें हम मंदिर में चढ़ाएंगे। ठीक, ठीक है ना? या तो समझ में आ गया। अब बात हम कर रहे थे अंग्रेजी की क्लास की, तो हमें अंग्रेजी में समझना है ना। तो अंग्रेजी में समझने के लिए इस एल का मतलब होता है लिसनिंग, 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 लिसनिंग। लिसनिंग बोले तो सुनना, सुनना। अब सुन रहे हैं तो हमारे अंदर जा रहा है ना, हम ग्रहण कर रहे हैं ना उसको। ठीक, तो एस का मतलब हो गया स्पीकिंग, स्पीकिंग, बोलना, बोलना, बोलना। स्पीकिंग मीन्स बोलना। तीसरा है हमारा रीडिंग। मैंने किताब ले ली और मैं रीडिंग कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो ये रीडिंग आप समझ गए। यहां ये रीडिंग का मतलब, आर का मतलब हो गया रीडिंग, और डब्लू का मतलब हो गया राइटिंग। राइटिंग बोले तो जैसे मैंने ये अभी यहां राइटिंग किया था ना, ये भी एक कौशल ही है। तो राइटिंग, डब्लू से राइटिंग बना, और मैंने यहां अभी आपको राइटिंग के द्वारा समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब देखो ये LSRW, ये तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में हम कैसे याद करेंगे देखिए, उसके लिए मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, समझने का प्रयास करना। देखिए, सब, पल,
ठीक, ये इससे पहले एक चीज समझने का प्रयास करिए। देखिए, हर पल, हर पल हम या हमारे भगवान या अल्लाह या जो भी हम कुछ भी नाम दे दें, हर पल यानी हर पल वो हमारा ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। हर पल हमारे प्रभु भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी गॉड वो हमारा ध्यान रखते हैं हर पल। तो इस हर पल से ही मैंने निकाला है, जब हर पल वो हमारा ध्यान रखते हैं तो फिर क्यों ना सब पल हम भी उन्हें स्मरण करते रहें। सब पल अगर हम उन्हें स्मरण करते रहेंगे तो सब पल जब हम स्मरण करते रहेंगे तो उसी सब पल से मैंने ये सब पल निकाल दिया। तो सब पल से जो बनेगा वो क्या बनेगा साहिब, देखिए, अब हर पल तो मैं हरि को याद करता हूं, तो इस हर से मैंने बना लिया हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और इस सब पल से मैंने बनाया सु बो प ले, सुबो पल्ले। ठीक, सुबो पल्ले से मतलब देखिए, सु से बनेगा आपका सुनना, ब से बनेगा आपका बोलना, प से बनेगा आपका पढ़ना, और ल से बनेगा आपका लिखना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, बात हम हिंदी की नहीं अंग्रेजी की कर रहे हैं, समझाने के लिए मैंने आपका हिंदी का यूज किया है। अब देखिए, इसमें जो सुनना आया, सुनना हो गया आपका लिसनिंग, बोलना आया सेकंड पर, बोलना हो गया आपका स्पीकिंग, स्पीकिंग। तीसरे पे आया आपका पढ़ना, रीडिंग, तीसरे पे आया रीडिंग। चौथे पे आया आपका लिखना, लिखना बोले तो राइटिंग। आशा करता हूं डेमो क्लास है, इतना तो समझ गए होंगे, यहां तक तो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये कौशल आपके संस्कृत हो उसमें भी पूछने के लिए आते हैं, 1 या 2 नंबर के, अंग्रेजी में भी पूछने के लिए आते हैं, हिंदी हो हिंदी में पूछने के लिए आते हैं। इसलिए आपको बिना डरे बेहिचक ये याद कर लीजिए, मेरा फॉर्मूला याद कर लीजिए या अपना बना के याद कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो हर पल हम हर पल हरि हमारा ध्यान रखते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में सब पल हम उनका स्मरण करते हैं। और सब पल से बना हमारा सुबोपली, सु से सुनना, सुनना बोले तो लिसनिंग, और बो से बोले तो बोलना, बोलना बोले तो स्पीकिंग, और प से बोले पढ़ना, पढ़ना बोले तो रीडिंग कर ले बेटा काम आएगी, और ले से मतलब लिखना, और जो चीज भूलने का डाउट हो ना तो उसे लिख भी लेना, बता रही हूं। अब देखिए, मैं एक चीज पीछे बताना आपको भूल गया, कोई चीज़ हम आपको ओरली बता दें, ओरल बता दें, मौखिक बता दें, तो निश्चित है कि आप कुछ समय बाद उसे भूल सकते हैं और आपको वो याद भी ना आए। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम लिख देते हैं, रिटेन कर देते हैं, लिख देते हैं, तो सालों साल, सैकड़ों साल, हजारों साल तक हमारे काम आ सकती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा हमारे 4 वेद हैं, अगर हम वेद हमारे पास लिखित में नहीं होते, ओरली होते, तो शायद उसमें हम कुछ ना कुछ अंतर कर सकते थे, डिफरेंस हो सकता था उसको समझने में। लेकिन लिखित दस्तावेज जो होता है वो ज़्यादा प्रमाणिक होता है ओरल से। ओरल का कोई मान चलिए कोई हम जो कोई काम करने जा रहे हैं, कोई मौखिक हमने किसी से कह दिया, बोलेगा नहीं भैया लिख के दे, लिख के मन ने लिख के चाहिए, क्यों चाहिए लिख के? ये कहावत है बुजुर्गों की, एक लिखिनता एक लिखनता 100 बकनता, यानी 100 बकने वाले हो और एक लिखने वाला हो, वो 100 पे भारी पड़ता है एक लिखने वाला। बकनता मतलब बोलने वाले, बकनता मतलब नहीं बकने वाला नहीं, बोलने वाला। अगर 100 बोलने वाले हैं और एक लिखने वाला है तो लिखने वाला ज्यादा प्रमाणिक माना जाएगा बोलने वालों की अपेक्षा। समझ गए ना? अब देखिए, बोलना और लिखना, बोलना ओरल के तहत आ गया। ओरल मैंने आपको चीज बताई, इतनी चीजों मैंने आपको बताई है, क्या आपको सारी चीज ऐसे कैसे याद है? इसी सीक्वेंस में याद है, उसी सिस्टमेटिक तरीके से याद है? नहीं याद है ना। लेकिन जो मैंने लिखा है ना, ये आपको उसी सिस्टम से, उसी सीक्वेंस में पता है कि हाँ यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ एज है, यहाँ अ लिखा हुआ है, यहाँ मीडियम है, यहाँ आइडियाज लिखा हुआ है, यहाँ थॉट्स लिखा हुआ है, यहाँ फीलिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ अभिव्यक्ति लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्म्स लिखा हुआ है, यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है, बीच में ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ जो साइन लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है ना, तो जो रिटन होता है वो ज़्यादा प्रमाणिक होता है और ज़्यादा लंबे समय तक टिका होता है, टिक के चलने वाला होता है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपका लैंग्वेज वाला क्लियर हो गया। अभिव्यक्ति का वो माध्यम जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाता है लैंग्वेज। टॉपिक नंबर
फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। ओरल जो मैं बोल रहा हूं, रिटन जो मैंने ये लिख दिया है, साइन लैंग्वेज जो ऐसे कर करके आपको पढ़ा रहा हूं, साइन लैंग्वेज जो भी है ये साइन लैंग्वेज के तहत आ गई। तो आशा करता हूं आपके 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। और इसके बाद आता है आपका चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक जो है स्किल से ही रिलेटेड है। यहां तो मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब मैं क्लास लूंगा लंबी लंबी तो एक ही टॉपिक में एक क्लास निकल जाया करेगी आपकी, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो देखिए अब ये 4 जो कौशल है ना, ये 4 कौशलों को भी 2 ग्रुपों में बांट दिया गया है, 2 समूह में। कैसे? कौशल 4 है नो डाउट, लेकिन इसके ग्रुप भी 2 है, 2 ग्रुपों में ना बांट दिया गया। यानी ऐसे मान लीजिए 2 कक्षाओं में या 2 क्लासेज में 2-2 बच्चों का हमने एडमिशन या नामांकन करा दिया है। कैसे करा दिया है? देखिए जी, इसमें पहला है आपका रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल्स क्या है आपके? रिसेप्टिव कहते हैं आपके ग्रहण करने वाले, ग्रहायात्मक, ठीक है, ग्रहण करने वाले या ग्रहणशील कौशल जिन्हें कहते हैं। ग्रहणशील यानी ग्रहण करने वाले कौशल कौन कौन से हैं, उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। ये है आपके, अच्छा महसूस करके देखिए हम ग्रहण क्या चीज कर रहे हैं, कोई चीज हम ग्रहण कैसे कर रहे हैं। देखिए या तो कोई चीज हम पढ़ के ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसे ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं, या कोई चीज सुन रहे हैं, सुन रहे हैं तभी तो ग्रहण कर रहे हैं ना। किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैंने सुना ना, तो कानों के द्वारा मेरे अंदर गया ना। या कोई चीज किसी ने बोली तो कानों के द्वारा अंदर चला गया। या मैंने कोई किताब है या कोई बोर्ड लिखा या कहीं साइन बोर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद आंखों के द्वारा, आंखों के रास्ते मैंने उसको ग्रहण ही तो किया ना, ग्रहण किया है। तो इसलिए उसको रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। हिंदी में बोले तो ग्रहणशील कौशल। और ग्रहणशील कौशल कौन कौन से होते हैं? लिसनिंग, 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 लिसनिंग मीन्स सुनना। दूसरा है रीडिंग, 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 पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। पढ़ के भी हम ग्रहण कर रहे हैं, सुन के भी हम ग्रहण कर रहे हैं, दोनों कौशल रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर लिया हमने, इनको हमने रिसीव कर लिया, यानी इनको हमने ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया जी, समझ गए ना। दूसरा है, दूसरे का जो है इसको समझने का प्रयास करिए। दूसरा है आपका एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल्स। अब देखिए प्रोडक्टिव बोले तो उत्पादक कौशल, उत्पादक कौशल जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, जिसको हम प्रकट कर रहे हैं या उत्पाद कर रहे हैं, इसका उत्पादन कर रहे हैं। और एक्सप्रेसिव इसी का शब्द, इसी से मिलता जुलता है, इसको कहते हैं अभिव्यंजक। एक्सप्रेसिव मीन्स अभिव्यंजक, अभिव्यंजक यानी अभिव्यक्त करने वाला, अभिव्यक्त करने वाला, यानी मैं अभिमानी मैं उसे व्यक्त कर रहा हूं, व्यक्त करके बता रहा हूं। जैसे मैं आपको मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया, ऐसे मान लीजिए। तो एक्सप्रेसिव स्किल्स कह लीजिए या प्रोडक्टिव स्किल्स कह लीजिए, बात एक ही है, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें भी जो है 2 स्किल्स आते हैं। कौन कौन से स्किल्स आते हैं इसमें देखिए साहब। अब मान चलिए मैं अभिव्यक्त कैसे कर रहा हूं, स्पीकिंग करके कर रहा हूं ना, बोलकर, बोलना, बोलकर। कैसे अभिव्यक्त कर रहा हूं? बोलकर। मैं आपको बोलकर ही तो पढ़ा रहा हूं ना, लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, अभिव्यक्त ही तो कर रहा हूं। अब दूसरा क्या है? राइटिंग। राइटिंग मीन्स अब मान चलिए मुझे कोई चीज आप तक पहुंचानी है, चिट्ठी पहुंचानी है, या कोई आवेदन करना है किसी चीज का, या किसी को कोई मैंने को पत्राजात करना है या करस्पॉन्डेंस करना है, पत्राजात करना है, पत्राचार करना है, तो मैं लिखित में कोई चीज दूंगा और अपनी भावनाएं या अपनी फीलिंग्स या अपने विचार लिखित में दे दूंगा, वो चले जाएंगे। उन विचारों को वो जिसके पास मैं भेज रहा हूँ वो जाके पढ़ेगा, समझेगा, तो वो समझ जाएगा ना मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो अब इसमें जो है एक्सप्रेसिव हो या प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव में ही आते हैं आपके दोनों स्किल्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका कौन कौन सा हो गया। एक तो देखिए इस फॉर्मूले में देखिए, इसमें जो है आपका लिसनिंग एंड रीडिंग, ये आता है आपका रिसेप्टिव स्किल्स में, और इसमें जो है आपका स्पीकिंग और राइटिंग आता है आपका प्रोडक्टिव स्किल्स में। तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। और ये 2-2 है, ठीक है, 2-2 बांट लिया है, आधे आधे 50-50%। ना तेरा झगड़ा ना मेरा झगड़ा, अरे काहे को लड़ना भैया, 2 थारे हो गए, 2 मारे हो गए, तो 2 ग्रहण करने वाले हो गए और 2 अभिव्यक्त करने वाले हो गए। ग्रहण करना है कानों के
द्वारा, कानों के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, देख कर, पढ़ कर, सुन कर, देख कर, पढ़ कर, ग्रहण कर रहा हूं। रिसेप्टिव स्किल्स हो गया ये मेरा। अब दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या है, देखिए, मैं बोल कर दे रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं, बोल कर दे रहा हूं, या लिख कर दे रहा हूं, तो ये कौन सा हो गया, प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल। ठीक, समझ में आ गया। तो आशा करता हूं आपका ये दोनों टॉपिक भी क्लियर हो चुके होंगे। विस्तार से तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब आ जाते हैं हम टॉपिक नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नॉन चॉम्स्की साहब पर। नॉन चॉम्स्की साहब जो हैं बहुत बड़े महान भाषाविद कह सकते हैं, आप भाषा के विद्वान कह सकते हैं, दार्शनिक भी कह सकते हैं, और ये मूल रूप से अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म लगभग मुझे कंफर्म नहीं है, पर मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा 1928 के आसपास हुआ था। ठीक, तो ये जो है, अच्छा अब देखिए, पुरानी भाषाएं थी, बीच की भाषाएं थी, अब एक नई भाषा है, यानी आधुनिक भाषा, मॉडर्न लैंग्वेज। तो नॉन चॉम्स्की साहब को जो है हम आधुनिक भाषा विज्ञान का, भाषा विज्ञान नहीं, विज्ञान भाषा विज्ञान का जनक भी कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में बोले तो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। समझ गए, लिंग्विस्टिक्स, ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसका मतलब होता है भाषा विज्ञान। तो लिंग्विस्टिक्स समझ गए होंगे। अब नॉन चॉम्स्की साहब ने इस पर बड़ा कार्य किया, बड़ा गहनता से इन्होंने इसमें कार्य किया, और नॉन चॉम्स्की साहब ने कहा कि जो भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भाषा जो बाय बर्थ यानी जन्म के साथ ही सीखता है, जन्म के साथ ही उसके दिमाग में एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ आता है कि बच्चा जो है भाषा खुद सीखता है। और इन्होंने जो है एक थ्योरी ये भी दी थी, यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, इसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। तो इन्होंने जो बताया, यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है चाहे बच्चा भारत में पैदा हो, इंग्लैंड में हो, अफगानिस्तान में हो, यूएई में हो, या कहीं भी हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी बच्चा पैदा हो, वो जो है मूल स्वभाव से एक तरह से ही लैंग्वेज सीखेगा। और वो एक तरह से लैंग्वेज इसलिए सीखेगा क्योंकि उसके दिमाग में या मस्तिष्क में एक डिवाइस लगी हुई होती है, ये इनका मानना है, और उस डिवाइस के जो तहत वो भाषा का अर्जन करता है, सीखता है, जो भी है। तो उस डिवाइस को नॉन चॉम्स्की साहब ने क्या नाम दे हो, अगर कहीं भी यूनिवर्सल ग्रामर देखने के लिए मिल जाए तो समझ लीजिए नॉन चॉम्स्की साहब हैं, या नॉन चॉम्स्की साहब ने तो समझ लीजिए यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी उन्होंने दी थी, या कहीं भी बाय बर्थ लिखा है, जन्म के साथ भाषा आती है, तो समझ लीजिए नॉन चॉम्स्की साहब हैं। और फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो नॉन चॉम्स्की साहब हैं, और अमेरिका के ये निवासी थे और प्रोफेसर भी थे। अच्छा, और जो डिवाइस बच्चों के साथ उन्होंने बताया जन्म के साथ ही बाय बर्थ जो आती है डिवाइस लगी हुई दिमाग में या मस्तिष्क में, वो क्या है, उसको शॉर्ट में कहते हैं LAD। प्रश्न इसमें से कई प्रश्न बनेंगे पेपर में, मिस मत करना, और वीडियो को छोड़ना भी मत, देखते जाना आगे की तरफ, ठीक है। अब LAD क्या होता है, ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र या भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा को अधिग्रहण करने वाला, अर्जन करने वाला यंत्र। ये मान के चलते थे कि मस्तिष्क के दिमाग में कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है। तो ये नॉन चॉम्स्की साहब का विचार था। विस्तार से नॉन चॉम्स्की साहब को पढ़ेंगे हम 1 नवंबर के बाद, ठीक है। तो आशा करता हूं नॉन चॉम्स्की साहब के बारे में मैंने आपको जो भी कुछ बताया है आप समझ गए होंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, भाषा को सीखा कैसे जाता है। भाषा को 2 तरीके से या 2 प्रकार से सीखा जाता है। कैसे? एक अर्जन के द्वारा, एक अधिगम के द्वारा, एक अर्जन के द्वारा, एक अधिगम के द्वारा। अर्जन, अधिगम। अर्जन बोले तो एक्विजिशन और अधिगम बोले तो लर्निंग। समझ गए? अब इन दोनों में क्या अंतर है, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। इनमें अंतर क्या है देखिए। एक्विजिशन या एक्विजिशन किस चीज का होता है? देखिए, एक्विजिशन या अर्जन किस चीज का होता है? एक्विजिशन होता है आपकी नेटिव लैंग्वेज का। नेटिव लैंग्वेज कहते हैं मूल भाषा, मूल भाषा। एक्विजिशन होता है आपका नेटिव लैंग्वेज का, मूल भाषा का, मदर टंग का, मातृभाषा का, होम लैंग्वेज का यानी घर की भाषा का। शॉर्ट में लिखा है, जगह कम होने की वजह से टेंशन नहीं लेना, आगे पढ़ाएंगे तो पूरा लिख के पढ़ाएंगे।
फर्स्ट लैंग्वेज यानी प्रथम भाषा, बच्चे की प्रथम भाषा हो, नेटिव लैंग्वेज हो, मदर लैंग्वेज हो, होम लैंग्वेज हो, ये हम सीखते हैं एक्विजिशन के द्वारा, अर्जन के द्वारा। ठीक है। अब सेकंड जो है आपकी लर्निंग किस चीज़ की होती है, लर्निंग या अधिगम किस चीज़ का किया जाता है, अधिगम किस चीज़ का किया जाता है, वो देखिए अधिगम किया जाता है सेकंड लैंग्वेज का, यानी कि दूसरी भाषा का। जैसे अब हमारी मातृभाषा जैसे हिंदी है, अब हमें अंग्रेजी सीखनी है, तो अंग्रेजी हम सीखेंगे तो वो हमारी दूसरी भाषा हो गई, यानी सेकंड लैंग्वेज हो गई। या हम संस्कृत सीखेंगे तो हमारी सेकंड लैंग्वेज हो गई, या हम उर्दू सीखेंगे तो हमारी वो सेकंड लैंग्वेज हो गई। अब स्कूल लैंग्वेज, स्कूल की जो भाषा है, हम बच्चा जब घर से गया तो वो अपनी मातृभाषा लेके गया, और मातृभाषा के बाद जो स्कूल में वो सीखेगा वो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी। ठीक। तो स्कूल की लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं लक्ष्य भाषा। जैसे मान के चलिए मैं अंग्रेजी, मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ और मेरी मदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और मुझे सीखनी है जर्मनी। अब जर्मन लैंग्वेज मुझे सीखनी है तो मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो गई, और मेरी जो टारगेट है, लक्ष्य भाषा है, वो जर्मन हो गई, जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। तो टारगेट भाषा वो होती है, टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिसे हम लक्ष्य बना के सीखते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करके सीखते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी होती है। जो सीखने वाली जो भाषा है हमारी वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, यानी हिंदी में बोले तो मानक भाषा, मानक भाषा। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक्विजिशन जो होता है मदर लैंग्वेज का होता है, और ये इनफॉर्मल रूप से होती है। इनफॉर्मल बोले तो अनौपचारिक रूप से, इसका कोई नियम कानून नहीं है, ये कहीं से भी हम सीखते रहते हैं, कहीं से भी सीख लिया, परिवार में देखा, बच्चे ने, छोटे बच्चे ने देखा मम्मी कैसे बोल रहे हैं, पापा कैसे बोल रहे हैं, दादाजी कैसे बोल रहे हैं। तो इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक रूप से, कहीं भी हम बच्चों के साथ खेलने चले गए, प्ले ग्राउंड में चले गए, खेल के मैदान में चले गए, रिश्तेदारियों में चले गए। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक रूप, अनौपचारिक रूप से हम जहां से भी इसका अर्जन कर रहे हैं, जहां से भी हम अर्जन कर रहे हैं। इनफॉर्मल रूप से मदर लैंग्वेज का ही एक्विजिशन होता है, सेकंड लैंग्वेज का नहीं होता है। अब देखिए लर्निंग जो होती है, सेकंड लैंग्वेज जो लर्निंग होती है वो फॉर्मल होती है, फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से। इसके लिए विधिवत रूप से आपको टीचर की आवश्यकता होगी, किताबों की आवश्यकता होगी, कोचिंग या स्कूल्स की आवश्यकता होगी, जो भी है। तो इसको सीखने के लिए हमें जो है औपचारिक रूप से इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। स्कूल हुआ, पुस्तक हुआ, जो भी हुआ आपका नियमबद्ध तरीके से सीखी जाती है, नियमबद्ध तरीके से सीखी जाती है। ये कोई नियमबद्ध तरीके से नहीं सीखी जाती है, ये प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखी जाती है ये, और ये सीखी जाती है नियमबद्ध तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखी जाती है ये। ठीक। अब आ जाइए यहाँ, स्ट्रक्चर तो इसका भी होता है, दोनों का होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो समझाने के लिए है आपके लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक्विजिशन जो होता है मदर लैंग्वेज का, उसमें नो एफर्ट, उसमें एफर्ट नहीं लगाया जाता है। एफर्ट बोलो तो प्रयास, बिना प्रयास के हम सीख जाते हैं, माहौल में रह के, परिवार में रह के सीख जाते हैं, विदाउट एफर्ट के, नो एफर्ट्स, बिना एफर्ट के, विदाउट एफर्ट सीख जाते हैं। और इसमें हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, प्रयास करने होते हैं, मीनिंग्स याद करने होते हैं, सेंटेंसेज याद करने होते हैं, ग्रामर सीखनी होती है। अब मान चलिए मीनिंग नहीं याद होंगे तो कैसे करेंगे, ग्रामर याद नहीं तो कैसे करेंगे। और मदर लैंग्वेज को बेस बना के सेकंड लैंग्वेज का हम अर्जन करते हैं, या सॉरी अर्जन नहीं, लर्निंग करते हैं, और इसके लिए प्रयास लगाना पड़ता है। जैसे मीनिंग याद करने हैं तो हम जो है मीनिंग याद करते रहेंगे। अब आ जाइए सेकंड जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेचुरल प्रोसेस। इसको हम प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं। नेचुरल प्रोसेस बोले तो प्राकृतिक तरीके से, इसको प्राकृतिक तरीके से सीखा जाता है, और इसको सीखा जाता है सिस्टमैटिक प्रोसेस के तरफ, सिस्टमैटिक तरीके से, यानी चरणबद्ध तरीके से सीखा जाता है। कि सबसे पहले जो है हम इसका मान लीजिए मीनिंग्स याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, फिर उसके बाद इसका सेंटेंस के बारे में याद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो सेंटेंस बनाने के बाद फिर इसका हम जो वाक्यांश कैसे बनाएंगे, वो वाक्य कैसे बनाएंगे, अनुच्छेद कैसे, पैराग्राफ्स कैसे लिखेंगे, जो भी है उसका एक सिस्टम होता है, सीक्वेंस में सीखा जाता है उसको। ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, जरूरत तो नहीं थी इसकी, नो नीड बुक्स। एक्विजिशन जिस भाषा का हम करते हैं, मदर लैंग्वेज का जो एक्विजिशन करते हैं, उसमें किताबों की आवश्यकता नहीं होती है, विदाउट बुक्स हम ये सीखते हैं। लर्निंग के लिए, सेकंड लैंग्वेज की हम जब लर्निंग करते हैं तो उसके लिए हमें नीड होती है बुक्स की यानी किताबों की आवश्यकता होती है। कुल मिला के मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास थी इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां भी की होंगी, उनको आप, मैं आशा करता हूँ क्षमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर से भी पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आई थी, अभी कुछ टकराया है गेट से, पता नहीं, उसे बाद में देखूंगा मैं। तो कुल मिला के ये है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है डेमो क्लास का लगभग कंप्लीट हो चुका है, और आशा करता हूँ आपकी समझ में कुछ तो आया होगा। और ये मान के चलिए इसमें से 1, 2, 4 प्रश्न आपके 100% फंसेंगे। और ये तो होगी आपकी अंग्रेजी क्लास। संस्कृत की क्लास में संस्कृत पढ़ने के लिए मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा, इतनी सॉलिड ट्रिक बताऊंगा। अगर आप संस्कृत भी लेते हैं ना, तो संस्कृत में भी आप यूं करके निकल जाएंगे, ऐसे करके
रगड़ा मार के पढ़ाऊंगा, रगड़ा मार के। तो आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करके जाना। थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, अनुभव ऑनलाइन का मुझे इतना नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे से प्रयास भी करूँगा। अभी तो मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आशा करता हूँ एक दिन यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा और मेरी पूरी टीम होगी और अपनी टीम के साथ धमाके के साथ पढ़ाएंगे, रगड़ा मार के पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके में। और मेरा एक नारा भी है, नारा, हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित उड़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित उड़ेंगे, उड़ान भरेंगे किसकी, सफलता की, ये हमारी गारंटी है। अब आप सोच रहे होंगे पेपर 1 या पेपर 2 है, दोनों ही पेपरों में काम आएगा जी, ध्यान रखना ये मेरी बात। अब कल के वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे टैग वर्ड, टैग वर्ड, टैग वर्ड्स। और टैग वर्ड जो होते हैं उनकी या 1 या 2 3 क्लास मुझे लग रहा है चलेंगी, और उसे भी मैं आपको बहुत गहराई से, ये तो डेमो क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं। टैग वर्ड्स को मैं भले थोड़े पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। और टैग वर्ड जिस दिन आपकी समझ में बैठ जाएंगे, CTET क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा चैलेंज है, हमारा आपके कांकरान भाई का चैलेंज है। जिस दिन टैग वर्ड दिमाग में बैठ गए, आपको CTET में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। 18 UP TET CTET पेपर 1 पेपर 2 ऐसे नहीं निकाले, तरीके से निकाले हैं, अच्छे नंबर भी हैं। उसके साथ ही 5 विषय से MA किया है ना, पढ़ने का जुनून था, ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहा हूँ पिछले 20 साल से, 11 साल से परीक्षा दे रहा हूँ। और हाँ, कोई कुछ ने मुझसे किसी साथियों ने ये भी कहा था, क्या ये क्लास है आपकी पेड है? नो, मेरी कोई क्लास पेड नहीं है, निःशुल्क समाज सेवा में मैं क्लासें ले रहा हूँ। मुझे इसके लिए कोई आपसे चार्ज ना पैसा नहीं चाहिए। पैसे के लिए मेरे पास और भी साधन है, प्रभु के आशीर्वाद से 11 साल से गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, गवर्नमेंट जॉब में अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उस काम को भी मैं पूरी पारदर्शिता ईमानदारी साथ कर रहा हूँ। उसमें से समय निकाल के आपके बीच एक क्लास लेने के लिए भी आता हूँ, और मैं ये क्लास लेना आप छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। फिकर नॉट, डोंट टेक टेंशन। अब मेरे चलने का समय हो गया है। कल मिलते हैं टैग वर्ड्स की पहली विधिवत रूप से आने वाली क्लास के साथ। राहुल भाई को इजाजत दीजिए, यानी कि अपने कांकरान भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।